आज तो बहुत मजा आएगा। मैं अपनी सारी दोस्तों से मिलूंगी। अरे सौदामिनी, कहीं जा रही हो क्या? हाँ भाभी, आज मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्टी का प्लान है। आप बताएं क्या हुआ? हम चारों भी तो बाजार ही जा रहे थे, थोड़ा सा घर का सामान भी खरीदना था और आज के खाने की भी थोड़ी सब्जियां चाहिए थी। अगर तुम घर में थोड़ी देर रुक जाती तो एक आध काम घटा देती। हम तो तुम्हारे भरोसे ही जा रहे थे। तो ठीक है, आप चारों चली जाओ। क्या काम है मुझे बता दो, इतने आप आओगी मैं उसे निपटा लूंगी, बाकी फिर आने के बाद आप देख लेना। क्यों, तो क्यों घर में रुकेगी सौदामिनी? अरे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तू अमीर बहू है, मेरे लाडले बेटे की पत्नी, और इन चारों से ज्यादा खास है। तुझे जहाँ जाना है तू जा, अपने साथ कॉम्प्रोमाइज मत कर। इन्हें कामों को कैसे करना ये चारों खुद देख लेंगी। नहीं माँ जी, हम अपने मायके में चाहे जो भी थे, लेकिन यहाँ हम आपकी बहुएं हैं और चारों बराबर हैं, तो आप इस तरह मुझे ही खास मत बनाया करो। थोड़ी ही तो देर की बात है, मैं रुक जाऊंगी, जब भाभियां आ जाएंगी तब मैं चली जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुझे जहाँ जाना है तू जा, इनकी चिंता मत कर। सुचित्रा की बात को सुनकर सौदामिनी चुप लगा गई, लेकिन उसने फिर उसकी गैर मौजूदगी में अपनी भाभियों को शॉपिंग पर भेज दिया और खुद घर में रुककर कामों को करने लगी। चलो अच्छा है, ये सारे बर्तन भी धुल गए। अब जल्दी से कमरे में चली जाती हूँ, इससे पहले कि माँ जी को पता चले कि मैं घर में ही हूँ, भाभियां नहीं। सौदामिनी ने अपनी भाभियों को भेजकर बड़ी ही समझदारी से सारे काम किए, लेकिन उसकी इतनी मेहनत भी रंग न ला सकी। कुछ ही देर बाद चारों गरीब बहुएं बाहर से आ गई, जिन्हें आते हुए सुमित्रा ने देख लिया। और ये क्या, तुम चारों बाहर थी, इसका मतलब सारे काम सौदामिनी निपटा रही थी। इस सौदामिनी को भी वैसे अकल नहीं आएगी। और तुम चारों, तुम सौदामिनी के बराबर नहीं हो जो उससे अपनी तुलना रखती हो। वो तो उसका ही दिमाग न जाने कैसा है जो वो तुम्हें वैल्यू देती है। सुमित्रा की बात पर चारों बहुओं का मुंह उतर गया। ऐसे जब सौदामिनी उसकी आवाज सुनकर बाहर आई तो उसने उसे भी खूब सुनाया। सुमित्रा ऐसी ही थी। वो एक अमीर औरत थी जिसकी 5 बहुएं थी। 4 बड़ी बहुएं सुचित्रा की अपनी पसंद की थी, जिन्हें वो गरीब परिवारों से लाई थी। वहीं सबसे छोटे बेटे ने लव मैरिज की थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बेहद ही अमीर परिवार से थी। और इस एक बहू के आ जाने से सुमित्रा के मन में अपनी गरीब बहुओं के लिए भेदभाव आ गया था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। सुचित्रा अपनी गरीब बहुओं से ऐसे ही भेदभाव रखती थी और आज के दिन वो अपनी बेटी के साथ बाजार से आई। 5 बहुएं साथ ही बैठी हुई थी और ऐसे में वो सीधा सौदामिनी के पास गई। बहू, आज का बाजार जाना तो सफल हो गया। मुनाफिक दामों पर आज अच्छी चीजें मिल गईं। देख, मैं तेरे लिए भी एक साड़ी और ये सेट लेकर आई हूँ। हाँ भाभी, ये साड़ी ना मेरी पसंद की है। माँ तो इसे लेने से मना कर रही थी, लेकिन जब मैंने इसे लेने को बोला तो फिर माँ मान गई। शुक्रिया, लेकिन माँ जी आप क्या बस मेरे लिए ही सामान लाई हो? मेरा मतलब चारों भाभियों का। फिर से वही बात बहू। अरे सौदामिनी, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तू इनसे अपनी तुलना मत किया कर। तू अलग है और ये अलग है। इनकी वो हैसियत नहीं है कि मैं इनको सामान ला कर दूं। ये ले, तू इस सब की हकदार है। सुचित्रा की बात सुनकर चारों गरीब बहुओं का मुंह उतर गया। सौदामिनी भी कुछ नहीं बोल पाई और उसने सुचित्रा से सामान ले ली, लेकिन माँ जी को तो कैसे भी करके कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है। माँ जी की जो सोच है वो कैसे बदलनी है, इसके लिए शायद मुझे उंगली टेढ़ी का तरीका अपनाना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगले दिन सौदामिनी देखो ना, नीरजा भाभी की तबीयत सही नहीं है, इन्हें बुखार है। मेरे साथ प्लीज इन्हें लेकर चलो। तुम गाड़ी चलाना तो जानती ही हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगी। मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ या फिर कुछ और? तुम चारों गरीब हो और मैंने तुम्हें जरा सा सपोर्ट क्या कर दिया? तुमने तो मेरा उंगली पकड़कर पहुंचा ही पकड़ लिया। जाओ, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। पता चले कि मेरे साथ निकली और कई हजार का बिल मेरे ही ऊपर बैठा दिया। जाओ, खुद ही जाओ। सौदामिनी से दोनों बहुओं को ऐसी उम्मीद नहीं थी। नीरजा खामोशी से सौदामिनी के पास से चली आई, क्योंकि वहां सुचित्रा भी थी और सौदामिनी भी बदल गई। वैसे सही कहते हैं लोग कि पैसा रिश्ते भी बदल देता है। हम कौन सा उसकी जेब से कुछ मांग रहे थे, लेकिन चलो छोड़ो। दोनों बहुओं ने ऐसे ही अपने मन को समझा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ सुचित्रा, अरे वाह, ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। तुझे इन चारों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए बहू, क्योंकि तू खास है और ये चारों तेरे आगे कुछ नहीं। सुचित्रा सौदामिनी के इस कदम से बेहद ही खुश थी। ऐसे ही आज के दिन सभी बैठे हुए खाना खा रहे थे। चारों गरीब बहुएं खाना खिलाने में लगी हुई थी कि तभी सौदामिनी आई और आकर टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। ये क्या हरकत है सौदामिनी? तुम जानती हो कि हमारे घर में बहुएं बाद में ही खाती हैं, पहले सभी घर वाले खाते हैं। तो तुम ऐसे टेबल पर आकर क्यों बैठ गई? क्यों? मैं घर वाली नहीं हूँ? मैं खास नहीं हूँ क्या? मेरा जब जैसे दिल करेगा मैं खाऊंगी और कोई मुझे रोकने वाला सूरमा पैदा नहीं हुआ। मैं माँ जी की इकलौती अमीर बहू हूँ। मेरा दर्जा
तुम में सबसे ज्यादा खास है, इसीलिए तुम मुझसे मुंह मत चलाया करो। माँ, ये सौदामिनी मेरी पत्नी से कैसे बात कर रही है? रिद्धिमा मेरी बीवी है और इस घर की बड़ी बहू भी है। सौदामिनी को बोलो कि वो उसकी इज्जत करे। क्यों क्यों बोलूं? सौदामिनी भले ही सबसे छोटी है, लेकिन उसका इस घर में रुतबा सबसे ऊपर है। उसका पति तुम चारों भाइयों में सबसे ज्यादा कमाता है, समझ आया? सुचित्रा की बात सुनकर उसका बड़ा बेटा भी बस चुप सा ही रह गया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। सुचित्रा सौदामिनी को अपनी जेठानियों के साथ बुरा बनने के लिए खूब सपोर्ट करती थी। ऐसे ही आज के दिन सुचित्रा की तबीयत कुछ सही नहीं थी। उसे तेज बुखार था, साथ ही उसे उल्टियां भी हो रही थी। सौदामिनी भाभी देखो ना, माँ का पूरा शरीर कितना तेज जल रहा है। इन्हें बुखार है और रात भर में 10 उल्टियां हो गई। आप गाड़ी निकालो, हम लोग माँ को लेकर चलते हैं। क्या क्या बोला तुमने मनीषा? मैं गाड़ी निकालूं? और वो भी अपनी गरीब सी सास के लिए? मजाक मत करो, मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ तो नहीं है कि मैं किसी की ड्राइवर बन जाऊं। भाभी, आपको अपनी माँ के लिए ड्राइव करने में ड्राइवर जैसा फील होगा? ऑफ कोर्स होगा। माँ जी की हैसियत मेरे जितनी थोड़ी ही है जो मुझे कुछ फील ना हो। तुम लोग गरीब हो, इस घर की आधे से ज्यादा जायदाद मेरे पति ने कमाई है और बाकी मैं तुम लोगों का हिस्सा, तो फिर मैं कैसे माँ जी को ड्राइव कर सकती हूँ? माफ करना, आज मेरे कुछ और प्लान से मैं बिजी हूँ, तुम जाओ। यकीन नहीं होता कि आप वही सौदामिनी भाभी हो जिसकी माँ इतनी फिक्र करती थी। आप तो कायर निकली। ठीक कहा तुमने मनीषा, सौदामिनी जैसे आस्तीन के सांप ही सारे परिवार को डस लेते हैं। सौदामिनी, तुमसे माँ जी के लिए ये उम्मीद नहीं थी। मनीषा तुम फिक्र मत करो, अपनी माँ जी की हम 4 बहुएं हैं जो उनकी फिक्र करती हैं। हम ही लेकर जाएंगे अब माँ जी को डॉक्टर के पास। चारों गरीब बहुएं अपनी सास के लिए खड़ी हुई और वो सब मिलकर सुचित्रा को एक महंगे अस्पताल लेकर गई। कुछ ही देर में हजारों रुपए का बिल आ गया, जिसको भरने के लिए रिद्धिमा अपनी चांदी की पायल बेचने की बात करने लगी। लेकिन उसी वक्त हॉस्पिटल में सौदामिनी आ गई। क्यों आई है यहाँ? किसके लिए आई है? तुझे तो मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है, अमीर लड़की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माँ जी कि मुझे आपसे हमदर्दी नहीं है। रिद्धिमा भाभी, आपको अपनी पायल बेचने की जरूरत नहीं है, मैंने बिल पे कर दिया है। लेकिन क्यों? हम लोग तो गरीब थे ना। फिर मुझे गलत मत समझिए, मैंने जो कुछ भी 1-2 दिन पहले या आज किया वो सब माँ जी को समझाने के लिए था कि पैसा वैसा कुछ नहीं होता। जिसके अंदर इंसानियत है वो इंसान खास और अच्छा है। जब मैंने आपसे रूखा बर्ताव किया तब माँ जी खुश हुई, लेकिन जब मैंने उनसे रूखा बर्ताव किया तो उन्हें बुरा लगा। और उनकी मदद फिर आपने की, जिससे माँ को समझ आया होगा कि उनके काम गरीब बहुएं आई, ना कि पैसे वाली। मेरे इस कदम से माँ जी को आपकी इंसानियत नजर आई, जो कि किसी और तरीके से शायद उन्हें ना आ पाती। आपकी अच्छाई को दिखाने को मुझे बुरा बनना पड़ा। माँ जी, अब तो आपको सब कुछ समझ आ गया ना? बिल्कुल बहू, मुझे सब कुछ समझ आ गया। आज से ही मेरी 5 बहुएं मेरे लिए एक बराबर है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी सौदामिनी। बिल्कुल भाभी। सौदामिनी के इस कदम से सुचित्रा और मनीषा को अच्छी सीख मिली। वहीं गरीब बहुओं को भी दर्जा मिल गया जिसकी वो हकदार थीं। चारों गरीब बहुएं सौदामिनी से लिपट गईं। जब सुचित्रा घर आई तो 5 बहुओं ने मिलकर उसका ख्याल रखा और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। भगवान की दुआ से इतने बड़े घर में हमारी बेटी का रिश्ता लगा है। हमें उनके हैसियत के अनुसार ही चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जैसे खाने के आइटम और बढ़ाने होंगे, सामान, गहने और भी बहुत कुछ। सुनिए जी, पहले ही हम बहुत बड़े घर से रिश्ता जोड़ चुके हैं। हमें अपनी औकात से बढ़कर चीज नहीं करनी चाहिए। एक बार लड़के वालों से बात कर लेते हैं। लड़के वाले काफी अच्छे हैं, उन्होंने दहेज भी नहीं मांगा। लड़का भी काफी अच्छा है, वो हमारी परेशानी जरूर समझेंगे। एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए। भाभी, इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ा है, तुमने माना कि वो दहेज नहीं मांग रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तुम्हारी सारी बात मान लेंगे। बाराती का स्वागत तो उन्हें अच्छे से ही चाहिए होगा, और वो भी चाहेंगे कि बहू सोने से लदी हुई आए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने दामाद से या लड़के वालों से बात कर लोगी तो तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? अरे दामाद दामाद होता है, वो कभी बेटा नहीं बन सकता। आशा अपनी नंद की बात सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। यूं ही वक्त गुजरता है और एक रात विनोद फैक्ट्री से घर आता है। आशा, कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होती है। मैंने तुम्हें बताया था ना अनिल की बेटी की शादी के बारे में। उसका दामाद काफी अच्छा है। कुछ टाइम पहले अनिल का एक्सीडेंट हो गया था, जानते हो, सारा खर्चा उसके दामाद ने उठाया है। ये बात तो बहुत अच्छी है जी,
काश कि हमारा दामाद भी ऐसा ही हो। वैसे भी हमारा बेटा तो है नहीं, पर हम अपने दामाद को ही बेटे की तरह चाहेंगे। माँ, आकाश जी जो बहुत अच्छे हैं, उनसे बात करके ही पता चला। विनोद की बातों से आशा को अपने दामाद से उम्मीद होने लगती है और अगले दिन जब आशा अपनी बेटी काजल के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है तो अपनी पड़ोसियों के सामने अपने दामाद की तारीफ करती है। बहन, मेरी बेटी का रिश्ता भगवान की कृपा से बहुत अच्छी जगह लगा है। लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा, पर हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम अपनी बेटी को सब कुछ दे। हाँ बहन, क्यों नहीं। अब हैसियत से बाहर निकलकर बेटी का रिश्ता किया है तो चाहे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े, पर किसी चीज में कसर मत छोड़ना और अपने दिमाग में ये गलतफहमी बाहर निकाल देना कि दामाद कभी बेटा भी बन सकता है। हाँ बहन, वरना जानती हो ना सरला बहन की क्या हालत है। पहले लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा और शादी के बाद बेचारी को परेशान कर दिया। अपने पड़ोसी की बातें सुनकर आशा के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उसका दामाद भी सरला के दामाद की तरह न निकल जाए। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन उनके घर विकास आता है। उसने ये रिश्ता लगाया था। अच्छा हुआ विकास भाई साहब जो आप आ गए। हमने वैसे बैंकेट बुक कर दिया है, बारातियों के स्वागत की सारी अरेंजमेंट कर ली है, सोना भी 2 तोला बनवा लिया है, पर हम शायद इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे पाएंगे। आप एक बार लड़के वालों से पूछ ले कि इन सब से उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ विनोद भाई साहब, लड़के वाले इतने अच्छे हैं, उन्हें कुछ नहीं मांगा तो आप लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर रखकर इतनी सारी अरेंजमेंट क्यों की? आप तो जानते हैं ना लड़के वाले कितने अमीर हैं। हमने उनको शगुन में 1000 रुपए और एक साड़ी देने का भी बंदोबस्त कर लिया है। विनोद और आशा का डर देख विकास सब समझ जाता है और सारी बात लड़के वालों को बताता है। अगले ही दिन आकाश अपनी माँ सुमित्रा के साथ आता है। माँ, पापा, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते जो इतना सब कुछ कर रहे हैं? वो तो अच्छा हुआ विकास अंकल ने हमें सब बता दिया। हाँ आशा बहन, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से पहले ही हमारे पास सब कुछ है। हमें तो बस एक संस्कारी बहू चाहिए, बिल्कुल काजल बिटिया की तरह। माँ, मैंने कहा था ना आपको कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं। लड़के वालों की बात सुनकर उनके सिर से एक बोझ हटता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द काजल की शादी हो जाती है। भाभी, आप मुझे अपनी छोटी बहन ही समझना और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। जरूर करिश्मा। बहू, अब तुम आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है और परसों तुम्हें अपने पग फेरे की रस्म के लिए भी जाना है। अपने ससुराल वालों का व्यवहार देखकर काजल को बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जहां सब उसकी तारीफ करते हैं। और अगले दिन आकाश काजल के साथ अपने ससुराल जाता है। माँ, पापा, कोमल, रूपा, पूजा, कैसे हो आप सब? हम बिल्कुल ठीक है। अरे बेटा अंदर आओ, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। वाह, माँ बेटा भी बोल रही है और फॉर्मेलिटी भी निभा रही है। आप क्यों कुछ लाएंगी मेरे लिए? मैं खुद रसोई में जाता हूँ और आप सबके लिए मंचूरियन बनाता हूँ। जीजू, आप खाना बनाओगे? क्यों, मैं नहीं बना सकता? बेटा, तुम दामाद हो और दामाद से कैसे? माँ रहने दो, ये नहीं मानने वाले। आकाश किसी की नहीं सुनता और रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाता है। आखिर आपके दामाद का खुद का केटरिंग का बिजनेस है तो मैं अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आकाश का ऐसा बर्ताव देखकर सबको काफी अच्छा लगता है और 2 दिन आकाश अपने ससुराल में रुक उनके साथ काफी एंजॉय करता है और काजल अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। काजल के जाते ही आशा की पड़ोसन आती है। क्या बात है बहन, तुम तो काफी खुश नजर आ रही हो। हाँ बहन, जब दामाद बेटा जैसा मिल जाए तो खुशी तो होगी ही ना। मेरा खुद का बेटा तो नहीं है, पर मेरा दामाद मेरे बेटे से कम नहीं है। आशा बहन, तुम सच में कितनी भोली हो। ये सब बस शुरुआत में होता है, बाद में देखना कैसे तुम्हारा दामाद असली रंग दिखाता है अपने। तुम कुछ भी कर लो, पर दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता। आशा की पड़ोसन आशा को भड़काकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन। बहू, क्या हुआ? तुम 1-2 दिन से इतनी दुखी क्यों नजर आ रही हो? हाँ भाभी, क्या हुआ? आपको अपने घर की याद आ रही है?
वो दरअसल माँ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, मन बहुत घबरा रहा है। क्या माँ बीमार है और तुमने हमें बताया भी नहीं? इस वक्त हमारा उनके पास होना बहुत जरूरी है। हाँ भाभी, भैया सही बोल रहे हैं। आकाश, तुम आज ही बहू को उसके मायके ले जाओ। अब बिना कोई देरी करे आकाश काजल को उसके मायके ले जाता है और साथ में अपनी सास के लिए कुछ फल, नारियल पानी आदि भी ले जाता है। अरे काजल बेटा, दामाद जी, आप ये सब क्या है? पापा, हम माँ से मिलने आए हैं। माँ कैसी है? और पापा, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती। इतना बोलकर आकाश अपनी सास के लिए कुछ फल काटता है और खुद रसोई में जाकर अपनी सास के लिए अपने हाथों से खिचड़ी बनाता है। माँ, ये खिचड़ी खा लो, फिर हम बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका टेस्ट करवाएंगे। अब आकाश तब तक वहां रहता है। वो खुद अपनी सास का ख्याल रखता है, उसके लिए खाना बनाता है और अपने पैसे से इलाज भी करवाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आशा बिल्कुल ठीक हो जाती है। बेटा, ऐसे ही आते रहना। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे सर्वगुण बेटा जैसा दामाद मिला। माँ, कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर बताना। इतना बोलकर काजल आकाश के साथ अपने मायके जाती है। समय गुजरता है और एक दिन कोमल के दिन भी अच्छे घर से रिश्ता आता है और इसी बीच कर्ज वाले विनोद को परेशान करते हैं और अपने पिता को परेशान देख कोमल परेशान हो जाती है और फोन करके सारी बात अपनी बहन को बताती है। दीदी, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम्हारी शादी के लिए पापा ने सबसे छुपाकर घर गिरवी रखा था और अब कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं घर आकर, और पापा को अब मेरी शादी की भी चिंता हो रही है। कोमल से बात कर काजल सारी बात आकाश को बताती है और आकाश बिना देर किए और किसी को कुछ बताए काजल को लेकर अपने ससुराल आ जाता है। पापा, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इतना सब हो गया, क्या मैं आपके बेटे जैसा नहीं? बस अब बहुत हुआ, कोमल की शादी की जिम्मेदारी मेरी है और घर का कर्जा भी मैं ही चुकाऊंगा। इस तरह आकाश अपने गरीब ससुराल का सहारा बनता है तो वहीं सुमित्रा की पड़ोसी घर जाकर सुमित्रा के कान भरती है। यही नतीजा होता है नई नवेली बहू को छूट देने का। तुमने अपने बेटे बहू को इतना सर पर चढ़ा लिया कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारे बेटे को जोरू का गुलाम बना लिया। अरे जब देखो तब ससुराल में ही पड़ा रहता है। सोच समझ कर बोलो, किसी काम से गया है मेरा बेटा? अरे हर हफ्ते ऐसा भी क्या काम कि ससुराल पहुंच जाए। देख लेना, बहुत जल्द खबर आएगी कि बेटा घर जमाई बन गया। इतना बोलकर सुमित्रा की पड़ोसन वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और अब रिश्तेदार सुमित्रा से सवाल करते हैं। अरे सुमित्रा, तू पागल हो गई है? 15 दिन हो गए हैं भला, इतने दिन कौन ससुराल में बैठता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा बेटा घर जमाई बन गया? मैं तो कहती हूँ बहू के घर जाकर पकड़ कर ला अपने बहू बेटे को। सुमित्रा लोगों की बातों में आ जाती है और काजल के साथ अपने बहू के मायके जाती है, जहां वो देखते हैं कि उसका बेटा कर्जदारों को ऑनलाइन उनके पैसे दे रहा है और कोमल का रोका हो रहा है। अरे माँ, आप बिल्कुल सही समय पे आई हैं। आप कहती थी ना दामाद को भी बेटा बन के रहना चाहिए। देखो, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। मैंने कोमल का रोका करवा दिया। बहुत जल्दी उसकी शादी की डेट भी निकल आएगी और पापा का सारा कर्जा भी चुका दिया है। हम लोग भी बस यहाँ से निकलने वाले थे। अच्छा हुआ जो आप आ गई, अब साथ में चलेंगे। बहन, आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मेरे तो भाग्य ही खुल गए ऐसा दामाद पाकर। आज मैं गर्व से सीना ठोक कर सभी को बताऊंगी कि मेरा दामाद दामाद नहीं, बेटा है। खुशी में आकर आशा बाहर जाती है और गली की कुछ औरतों को जमा कर उनसे कहती है, तुम लोग कहते थे ना कि दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता, पर मेरा दामाद मेरे बेटे से भी बढ़कर है। अगर आज मेरा बेटा होता तो वो भी मेरे लिए इतना ना करता जितना मेरे दामाद ने किया है। सच में आशा, तुम्हारा दामाद तो लाखों में एक है। आशा के घर आकर सुमित्रा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और उसको भी अपने परवरिश पर नाज होता है। जिसके बाद आकाश अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने घर जाता है और बहुत जल्द कोमल की शादी में वापस आता है और बेटे की तरह सारी जिम्मेदारी निभाता है।